नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने छठ के महापर्व के पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि पूरी दिल्ली में छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। 800 घाटों पर व्यवस्था की गई है, लेकिन लोगों को त्योहार मनाते समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करना होगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना के प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली सरकार ने धूमधाम से छठ पूजा मनाने का आयोजन किया है और 2015 तक 80 से 90 घाट थे, जो आम जनता के लिए नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए थे, जिन्होंने अपनी समितियां बना रखी थी। लेकिन अब दिल्ली में 800 से ज्यादा घाट है, जिस पर आम जनता पूजा कर पाएगी और पूरे तरीके से छठ का जो महापर्व है उसको मना पाएगी। इसको लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह तमाम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जो 800 घाट बनाए गए हैं, इन पर पूरे तरीके से धूमधाम से दिल्ली में छठ पूजा मनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये अहम जानकारी दी है कि 800 से ज्यादा घाट बना दिए गए हैं और पूरे तरीके से दिल्ली में जो पूजा है वो धूमधाम से की जाएगी। इसी के साथ और क्या कुछ जानकारी इसमें है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से छठ पूजा को लेकर पहले कहते हैं मना कर दिया गया था कि छठ नहीं मना सकते दिल्ली के अंदर, मगर जिस तरीके से बाद में अनुमति दे दी गई एलजी के द्वारा, तो सीधे-सीधे कहें तो कहीं न कहीं इसमें राजनीति ज़रूर होती हुई नज़र आई। मगर जिस तरीके से अब मनोज सिसोदिया ने पहले दिन यानी पूजा के पहले दिन ही जिस तरीके से कहा कि उन्होंने कि 800 के ज़्यादा घाट बना दिए गए हैं और उसके अंदर आम जनता जो है वो अपनी पूजा यानी कि छठ मना सकती है। तो कहीं न कहीं पहले दिन तो जिस तरीके से शुरुआत देखने को मिली, उसके अंदर भी कहीं न कहीं जनता का सहयोग मिलता हुआ नज़र आया और कहीं न कहीं कोरोना काल की जो गाइडलाइन है, उसका भी नियमों का पालन होता हुआ नज़र आया। मगर देखना होगा कि आज के दिन और यानी कल 10 नवंबर को जिस तरीके से महापर्व होगा, जिस तरीके से मनाया जाएगा, छठ पूजा मनाई जाएगी, उसके लिए लगातार दिल्ली सरकार पूरी कोशिश करती नज़र आ रही है। मगर कहीं न कहीं यहाँ पर राजनीति भी होती नज़र आ रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से मनोज तिवारी ने बयानबाज़ी की कि आम आदमी पार्टी ने कहीं न कहीं राजनीति कर रही है, जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, छठ घाटों पर अनुमति नहीं दी गई है, बड़े छठ घाटों की खास तौर पर अनुमति नहीं दी गई है। यमुना की बात करें तो कहीं न कहीं उसको लेकर भी परवेज़ वर्मा ने भी कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए नज़र आए। मगर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के टाइम में और भाजपा के टाइम पे 2015 के अंदर लगभग 80 से 90 घाट थे और उसके अंदर भी समिति बनाई हुई थी और जिसके द्वारा जनता के लिए कहीं न कहीं दिक्कतें होती थी। मगर अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं न कहीं जनता के बारे में सोचा जा रहा है और उसके लिए 800 से ज़्यादा घाट जो है वो बना दिए गए हैं और जिस पे जनता जो है वो अपनी छठ मना सकती है। तो यानी कि सीधे-सीधे कहें तो जनता के लिए आम आदमी पार्टी काम करती हुई नज़र आती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दोनों ही तरफों से राजनीति बिल्कुल जमकर होती नज़र आ रही है और कहीं न कहीं पूर्वांचल के लोगों को भाजपा अपनी तरफ खींचना चाहती है, कांग्रेस अपनी तरफ खींचना चाहती है और आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी तरफ खींचना चाहती है। जी। लेकिन राजीव, जिस तरीके से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये बात कही है कि दिल्ली में छठ पूजा को पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन अगर दिल्ली में यमुना की स्थिति देखें, जहां पर जो छठ व्रतधारी हैं वो किस तरीके से जहरीले पानी में स्नान करने को कह सकते हैं कि मजबूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरी यमुना जो है वो सफेद चादर से ढक गई है, सफेद झाग से ढक गई है, तो जहरीला पानी पीने को मजबूर है दिल्ली के दिल्लीवासी और इसी के साथ जो व्रतधारी हैं वो जहरीले पानी में खरना और तमाम जो अर्घ होते हैं वो तमाम चीजें करने को मजबूर है। तो इसको लेकर किस तरीके से दिल्ली सरकार का इस पर फिलहाल विचार है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जहरीले पानी की, क्योंकि यमुना के अंदर जिस तरीके से गंदगी है और यहाँ तक कि सफाई पूरी तरीके से नहीं है और छठ के लेकर कहीं न कहीं दिल्ली सरकार कह रही थी कि हमने तैयारी कर ली है, मगर निगम भी कह रहा था वही चीज़ कि हमने तैयारी कर ली है। मगर यहाँ पर तैयारी की बात करें तो यमुना की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं चौंकाने वाली है और जिस तरीके से जहरीला झाग कहें या फिर पानी कहें या फिर कहें गंदगी कहें, वो लगातार बरकरार है और इसी को लेकर कहीं न कहीं बड़े छठ घाट यानी कि यमुना के ऊपर छठ मनाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। मगर जिस तरीके से मनोज
मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की और लगातार कहीं न कहीं घेरा जा रहा है छठ को लेकर। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की ज़रूर मुश्किल बनी हुई है, मगर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार अपना बचाव भी करने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर ज़िम्मेवारी निगम की भी है और दिल्ली सरकार की भी है और जिस तरीके से यमुना को छठ से पहले साफ कर लिया गया, दावे ज़रूर किए जाते हैं, मगर धरातल की बात करें तो धरातल पर कहीं न कहीं जो दावे थे वो विफल होते हुए नज़र आए और जिस तरीके से कल भी देखने को मिला कि यमुना के ऊपर कहीं न कहीं सफ़ेद चादर देखने को मिल रही थी, जो ज़हरीला पानी बताया जा रहा था और कहीं न कहीं उसके अंदर ये भी बताया जा रहा था कि क कुछ लोगों की मौत भी हुई है। मगर कहीं न कहीं इससे कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई है और निगम की। मगर यहाँ पर निगम की तरफ से जो पूर्व अध्यक्ष के पूर्व मेयर से जो थे जयप्रकाश, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि दिल्ली सरकार विफल है, दिल्ली सरकार ने यमुना घाटों पर कोई भी सफाई नहीं की, सिर्फ निगम ने की है। मगर जब उनसे पूछा गया कि इस तरीके से जो जहरीला पानी देखने को मिल रहा है, जहरीले झाग देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए कहीं न कहीं निगम भी ज़िम्मेवार है, तो उन्होंने सीधा-सीधा आम आदमी पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ता हुआ नज़र आए। मगर जिस तरीके से एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाए, मगर ज़िम्मेवारी जो है वो दोनों ही सरकारों की बनती है, चाहे वो निगम हो या फिर दिल्ली सरकार हो। मगर यहाँ पर बड़े-बड़े फंड ज़रूर जारी किए गए जाते हैं और कहीं न कहीं उन जो फंड का जो पैसा होता है, वो अपनी-अपनी जेब में भर लिया जाता है, मगर जनता के बारे में सिर्फ लीपापोती की जाती है और वही चीज़ अब छठ के घाट को देखते हुए भी यही लग रहा है कि जो सरकारें हैं, वो सिर्फ खाना पूर्ति करती हुई नजर आ रही हैं, जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, सिर्फ बड़े-बड़े वादे ज़रूर किए गए हैं। जी। हुँ। राजीव, बाकी के छठ घाटों पर किस तरीके की स्थिति है? क्योंकि यमुना की हमने देखी, बाकी के जो छठ घाट बनाए गए हैं 800 घाटों की जो बात की गई है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा, उन पे क्या कुछ स्थिति? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जो 800 छठ घाट बनाए गए हैं, छोटे-छोटे छठ घाट जो बनाए गए हैं, वहाँ पर ज़रूर थोड़ी बहुत सुविधाएँ देखने को मिल रही है। लोग क्या कहते हैं, तारों के बैरिकेडिंग की हुई है, लगातार कह सकते हैं मोबाइल वैन खड़ी हुई है ताकि किसी की दिक्कत ना हो, किसी को तबीयत खराब होती है तो वहाँ मोबाइल वैन है, तो उसका इलाज भी किया जाएगा। मगर हर तरीके से कोशिश ज़रूर की जा रही है। मगर बड़े जो छठ घाट है जिनको अभी खोला नहीं गया है या फिर खोला नहीं जाएगा, उनको ऊपर कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर है, मगर यहाँ पर राजनीति होती नज़र आ रही है। मगर छोटे छठ घाटों की यानी कि जो 800 छठ घाट जो बनाए गए हैं, उसके अंदर प्रॉपर इंतज़ाम ज़रूर किए गए हैं। जनता आना भी शुरू हो चुकी है। पहले दिन जो देखने को मिला था, कहीं न कहीं लोग बाग आ रहे थे, मगर जो बड़े घाट हैं, उनके ऊपर ज़रूर दिक्कतें हो रही हैं। मगर यहाँ उन्हीं को लेकर कहीं न कहीं राजनीति भी हो रही है, बयानबाज़ी भी हो रही है। मगर देखना होगा कि पूर्वांचल के लोग किस तरीके से समझते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है उनके लिए, भाजपा किस तरीके से आरोप पर प्रत्यारोप कर रही है। ये जनता के ऊपर ही देखना होगा, जनता किस तरीके से सोचती है और जनता जो आने वाले निगम के जब चुनाव होंगे, तो उसके मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से वोटिंग करती है। जी। हुँ। राजीव, मनीष सिसोदिया का जो बयान है, उसमें समझना ये मुश्किल है कि किस तरीके से वो ये बात कह रहे हैं कि धूमधाम से छठ मनाई जाएगी। छठ पूजा मनाई जाएगी, लेकिन लोगों को जो बीमारियाँ होंगी उस पानी से, उसका आखिर ज़िम्मेदार फिर कौन होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मनोज सिसोदिया की, जिस तरीके से उन्होंने कल कहा प्रेस वार्ता के अंदर कि हमने 800 से ज़्यादा छठ घाट बना दिए गए हैं, कांग्रेस के और भाजपा के टाइम पे नहीं थे। मगर यहाँ पर बात करें सुविधाओं की, क्योंकि जिस तरीके से जहरीला पानी देखने को मिल रहा है, सफ़ेद चादर देखने को मिल रही है, उसके लिए भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार यानी मनोज सिसोदिया जो है वो अपना बचाव करते हुए नज़र आए और उस पे सवालों का जवाब नहीं देने की बहुत कोशिश की गई। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जहरीला पानी देखने को मिला और कहीं न कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लोगों की मौत भी हो जाती है इन जहरीले पानियों से। तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को भी समझना होगा कि उनको लिए जो जनता ने जो उनको चुन के भेजा है, तो कहीं न कहीं उनकी ज़िम्मेवारी बनती है। मगर यहाँ पर सिर्फ़ निगम के ऊपर ज़िम्मेवारी थोप दी जाती है और निगम जो है वो दिल्ली सरकार के ऊपर ज़िम्मेवारी छोड़ देता है। मगर सीधे-सीधे कहें तो कहीं न कहीं एक-दूसरे अपना-अपना बचाव ज़रूर कर रहे हैं, मगर जनता के बारे में अभी भी सोचा नहीं जा रहा है। जी। हुँ, लेकिन जनता के बारे में सोचेगा कौन, यही तो सबसे बड़ा सवाल है राजीव, क्योंकि डिप्टी सीएम ने ये बात तो कह दी है, लेकिन यमुना की हम बार-बार बात कर रहे हैं, प्रदूषण वैसे ही लगातार बढ़ता जा रहा है दिल्ली में। हालाँकि अभी कुछ स्थिति सँभली है, लेकिन दिवाली के बाद से प्रदूषण की जो स्थिति रही, आम जनता उससे वैसे ही बहुत परेशान है। और उसी प्रदूषण ने जिस तरीके से नदियों पर असर डाला है, क्योंकि पूरी दिल्ली में अगर किसी के लिए पीने का जो पानी जाता है, वो यमुना नदी से ही जाता है। यमुना नदी से पानी जाता है, यानी कि तमाम जो लोग हैं, उनको भी जहरीला पानी पीने को मिल रहा है। और जो छठ व्रतधारी हैं, वो भी अगर खरना करते हैं या पहले दिन नहाए खाए उन्होंने किया, तस्वीरें देखी किस तरीके से सफेद झाग से के बीच से निकलकर जो महिलाएं हैं वो स्नान करती नजर आ रही थी। उनको अपना कर्तव्य निभाना है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी का क्या?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें छठ बड़े छठ घाटों की, यमुना की बात करें तो ख़ास तौर पर क्योंकि यमुना का जो पानी है वो लोगों के घरों में जाता है, पीने के लिए यूज़ किया जाता है। मगर जिस तरीके से जहरीला पानी बताया जा रहा है और जहाँ तक कि जो जहाज़ बताए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की ज़रूर मुश्किलें बनती है और कहीं न कहीं यहाँ पर बात करें जिस तरीके से यमुना का पानी जो लोगों के घरों में आता है, अगर वही पानी अगर सफाई होकर नहीं आएगा तो यानी कि दिक्कतें आएँगी और कई हुँ, बार तो यही चीज़ बिल्कुल, जिससे देखने को भी लोगों मिलती है को, कि आम जिन जनता नलकों को के और अंदर जो ज़्यादा पानी बीमारियों आता का है सामना करना पड़ सकता है। राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में आज एक अहम मीटिंग रखी है और इस मीटिंग में पंजाब विधानसभा के खास सत्र में पेश होने वाले बिलों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने विधानसभा का खास सत्र बीएसएफ के मसले को लेकर बुलाया था, जिसके ऊपर 11 तारीख को विधानसभा में चर्चा होगी और इसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। वहीं कैबिनेट मीटिंग में पंजाब सरकार अन्य फैसलों पर भी चर्चा कर सकती है, जिसमें कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने से लेकर पंजाब के लोगों के लिए कोई बड़ी राहत भी शामिल हो सकती है। तो आज अहम मीटिंग है पंजाब सरकार की। पंजाब सरकार ने यह मीटिंग आज के दिन के लिए रखी है और आज आपको बता दें कि जिस तरीके से 11 तारीख का दिन निर्धारित हुआ है विधानसभा सत्र में चर्चा के लिए, तो 11 तारीख को चर्चा होगी और इसी को लेकर आज मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में तमाम रणनीति तय की जाएगी कि आखिर विधानसभा सत्र में कौन से बिल लाने हैं, किस तरीके से प्रस्ताव पारित करना है, अगर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरता है तो किस तरीके से अपनी रणनीति बनानी है। ये तमाम रणनीति आज तैयार की जाएगी। आज मीटिंग में काफ़ी अहम फैसले जो हैं उन पर मुहर लग सकती है, कई अहम फैसलों पर चर्चा हो सकती है और इसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जा सकता है और जनता के लिए कांग्रेस सरकार कोई बड़ा ऐलान आज एक बार फिर से कर सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल आज जो है मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग में किस तरीके से खास चर्चा हो सकती है और बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का जो मामला है उसको लेकर विधानसभा सत्र में जो बातचीत होगी उसको लेकर तो रणनीति तैयार होगी, लेकिन जनता के लिए क्या कुछ राहत का ऐलान क्या आज हो सकता है? जानकारी अलग है मंजिल पाई है अभी तक तो हमसे चाहते ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए हमें मीटिंग में जो फाइन कर दिया गया था कि पंजाबी जो पंजाब की अगर हम कहें रीजनल लैंग्वेज है उसको ना सिखाने पे सीधे तौर पे उन्होंने बोल दिया कि फाइन किया जाएगा, जैसे 25, 50 और 1 लाख इसको डबल कर दिया गया है। तो उसी की तर्ज में और अन्य स्टेप उठाने की बात की जा रही है। कई मेजर राहतों के ऊपर डिस्कशंस किए जा रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि जितने भी हैं, चाहे पावर परचेज एग्रीमेंट्स के ऊपर दोबारा से चर्चा होनी है क्योंकि कहीं न कहीं उनके ऊपर थोड़ी जो स्टे लगी है उनके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, कई मुद्दे हैं। पर मेन मुद्दा जो अभी भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान रहे हैं वो बीएसएफ का मुद्दा रहेगा। पर एक चीज़ हम और कह सकते हैं कि क्योंकि मुख्यमंत्री के दफ्तर से ये जानकारी आ चुकी है कि बकायदा शाम को 4:30-5 बजे के बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मतलब एक बड़ी राहत दोबारा से दी जा सकती है या फिर कोई एक मेजर अनाउंसमेंट होगा। जी हाँ, आज दोपहर 3 बजे के करीब जहाँ कैबिनेट मीटिंग रखी गई है तो उसके बाद एक टेंटेटिव टाइम दे दिया गया है सीएमओ दफ्तर की तरफ से कि 3:30 माफ कीजिएगा 4:30 से 5 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जिसमें मेजर अनाउंसमेंट कोई हो सकती है क्योंकि आम तौर पे सीएम के द्वारा पीसी तभी की जाती है जब कोई मेजर अनाउंसमेंट हो। जैसा आप देखते हैं पेट्रोल और डीजल के दामों को घटाने के लिए अगर हम कहें कैबिनेट की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी तो और उसी दिन बिजली के रेट कम कर जब किए गए थे तब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तो इसी एक कड़ी में हम देखें तो आज की कैबिनेट के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की बात की गई है। तो आज भी कोई एक बड़ा मेजर खुलासा किया जा सकता है। अब ये मेजर अनाउंसमेंट क्या होगी ये बहुत बड़ा सवाल होगा। क्या ये बिजली से रिलेटेड है? क्या ये वर्कर से रिलेटेड है? क्या ये टीचर से रिलेटेड है? तो देखिए कल टीचर्स भी आए थे। कल एजुकेशन मिनिस्टर भगत सिंह के घर पे जो बीएड के टीचर्स हैं जो अपनी नौकरी के लिए वो उनके घर के आगे पहुंचे थे, उनसे मुलाकात करने के लिए टाइम मांगा था, उनके घर के आगे प्रदर्शन किया था। तो लगातार ऐसे ही प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार डिमांड्स उठ रही हैं।
तो टीचर से रिलेटेड भी हो सकता है, क्या कच्चे मुलाजिम पक्का करने के लिए कोई मेजर अनाउंसमेंट हो सकती है। तो ये मुद्दे अभी अगर हम कहें ओपन में हैं। पर हाँ, इसके अलावा हम कह सकते हैं शायद बीएसएफ को लेके कोई मेजर अनाउंसमेंट की जाए, या फिर कृषि कानूनों को लेकर कोई मेजर अनाउंसमेंट की जाए कि रद्द करने को लेकर शायद आज कोई बिल लाया जाए, जिससे कल अगर हम कह सकते हैं कि माफ कीजिए 11 तारीख को जो सेशन आएगा उसमें उसको फाइनलाइज किया जाए। तो ऐसे कई चीजें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, लगातार डिस्कशन चल रही है। पर क्योंकि आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, तो एक मेजर अनाउंसमेंट की बात की जा सकती है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज पंजाब के लोगों के लिए आज फिर से कोई मेजर अनाउंसमेंट आ सकते हैं। पर अब ये अनाउंसमेंट किसके लिए आएगी, सवाल उस पे, क्या ये सरकारी मुलाजिमों के लिए, या फिर कच्चे मुलाजिमों के लिए, या फिर आम जनता के लिए। फिर देखिए, अब हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक खास महत्व है। हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आम जनता इंतजार कर रही है कि भाई क्या हो सकता है, ऐसा क्या मेजर अनाउंसमेंट हो सकती है कि आम जनता को अमित, फायदा तो हो। जिस तरीके हर से कोई वेट पंजाब करता है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं कलह, अंतर्कलह भी चल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बातचीत उनसे करते नजर आ रहे हैं। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बातचीत कही थी। क्या लगता है, क्या जी, वाकई देखिए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी के बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि जल उन्होंने कल एक बाकायदा 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। सीधा अगर हम कहेंगे सेशन के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने एक सॉफ्ट स्टैंड जरूर अपना दिखाया कि वो एक सॉफ्ट स्टैंड में अपने नजर आ रहे हैं, सरकार के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं, पर उन्होंने अपना स्टैंड थोड़ा सा अगर हम कह लें सॉफ्ट कर लिया है पंजाब सरकार की तरफ, ये नजर आ रहा है उनके स्टेटमेंट में। वो लगातार अब अपनी सरकार को कम, वो विरोधियों को ज्यादा घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं उसके ठीक बाद उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग में कौन-कौन शामिल है? हम ये बात पे आपको गौर देना होगा कि प्रभारी हरीश चौधरी मौजूद थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि खुद मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी मौजूद थे, नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद थे, प्रगट सिंह मौजूद थे। तो आप देख सकते हैं कि सभी बड़े जो हम कहें नेता वहां मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री भी वहां मौजूद थे। जैसे हम बात कर लें कि राजकुमार वेरका खुद वहां मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा प्रेस हमसे बात की, तब उन्होंने ये चीज सीधी तौर पे क्लियर की कि नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो भले ही बिल्कुल ठीक है, पर उसका एक प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे ज्यादा क्लियर होने की जरूरत है, उन्हें ना कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलने की जरूरत है। तो इन सभी चीजों के ऊपर लगातार चर्चा उनकी तरफ से की जा रही है। जी। अमित, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, तमाम बातें वो साझा करते नजर आते हैं। बेअदबी का मुद्दा लगातार उठता है, क्या आज बेअदबी के मुद्दे पर कोई चर्चा हो सकती है, ऐसे कोई कयास? अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं, जो महाराष्ट्र से है, जहां पर एनसीबी एसआईटी टीम द्वारा पूछताछ के लिए बांद्रा इलाके के सीआरपीएफ कैंप दफ्तर में अपने वकीलों की टीम के साथ प्रभाकर सैल पहुंचे। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सैल को सम्मन भेजा था और ड्रग्स क्रूज मामले में अपने जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोपों की जांच कर रही थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दिल्ली विजिलेंस टीम ने इस मामले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल को सम्मन भेजा था। सोमवार को प्रभाकर सैल एनसीबी विजिलेंस के दफ्तर में पहुंचे। पूछताछ के लिए बांद्रा इलाके के सीआरपीएफ कैंप दफ्तर में अपने वकीलों की टीम के साथ प्रभाकर सैल पहुंचे और एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सैल को सम्मन भेजा था। प्रभाकर सैल ने समीर वानखेड़े और एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्रूज ड्रग्स मामले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल की स्टेटमेंट एनसीबी रिकॉर्ड आज करेगी और इस टीम में 7 अफसर मौजूद हैं जो सोमवार सुबह मुंबई पहुंचे थे। आपको बताया जा रहा है कि सैल एनसीबी के गवाह केपी गोसावी का बॉडीगार्ड है। उसे एनसीबी ने सम्मन भेजा था और सैल ने दावा किया था कि उसने अपने बॉस को बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। करीब 3 हफ्ते मुंबई की आर्थर रोड जेल में बिताने के बाद आर्यन खान फिलहाल जमानत पर रिहा है और एक एफिडेविट में सैल ने दावा किया था कि गोसावी ने यह भी कहा था कि करीब 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने हैं। हालांकि इन आरोपों का वानखेड़े ने खंडन कर दिया है। तो लगातार ड्रग्स मामले में अलग अलग पत्ते खुलते नजर आ रहे हैं और अब प्रभाकर सैल जो हैं वो कहीं ना कहीं एनसीबी के सामने हैं। पूछताछ उनसे कल लंबी पूछताछ की गई और कई घंटों की पूछताछ में उन्होंने कई अहम खुलासे भी कहीं ना कहीं किए हैं, लेकिन एनसीबी की कार्रवाई अभी भी जारी है और समीर वानखेड़े जिन पर लगातार आरोप लग रहे हैं, चाहे फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे फिर एनसीबी के ही कुछ अधिकारी हों या फिर प्रभाकर सैल जैसे कुछ गवाह,
वो उन पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। फिरौती का आरोप उन पर लगा है, जबरन वसूली का आरोप उन पर लगा है, लेकिन इन आरोपों का समीर वानखेड़े ने खंडन किया है और अब एनसीबी की हिरासत में किरण गोसावी भी है और इसी के साथ प्रभाकर सैल से भी पूछताछ कल लंबे समय तक की गई। तो एनसीबी एसआईटी टीम द्वारा पूछताछ के लिए बांद्रा इलाके के सीआरपीएफ कैंप दफ्तर में अपने वकीलों की टीम के साथ प्रभाकर सैल पहुंचे थे, जहां पर उनसे कई घंटों की लंबी पूछताछ की गई। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सैल को समन भेजा था। आपको बता दें कि सैल एनसीबी के गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड हैं। उसे एनसीबी ने समन भेजा था और सैल ने दावा किया था कि उसने अपने बॉस को बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की बात सुनी थी और उसने कहा कि उसने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के एवज में अपने बॉस यानी किरण गोसावी को बात करते हुए सुना था। अब करीब 3 हफ्ते पहले मुंबई की आर्थर रोड जेल में गए थे आर्यन खान। वो फिलहाल रिहा है जमानत पर, लेकिन अभी भी इस मामले में लगातार नए पन्ने खुलते जा रहे हैं। एक एफिडेविट में सैल ने यह भी दावा किया कि गोसावी ने यह भी कहा था कि 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने हैं। हालांकि इन आरोपों का समीर वानखेड़े ने पूर्ण रूप से खंडन किया है। तो चलिए एक बार फिर से बात मुंबई की कर लेते हैं, जहां पर प्रभाकर सैल से लंबी पूछताछ एनसीबी ने की है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से अब प्रभाकर सैल से पूरे तरीके से पूछताछ हुई, कई घंटों की पूछताछ में क्या कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल मुस्कान दी, देखिए प्रभाकर सैल को एनसीबी ने पहले भी समन किया था, लेकिन प्रभाकर सैल पहुंचे नहीं थे। फिलहाल एक बार फिर से एनसीबी की विजिलेंस टीम जो है मुंबई पहुंची है और प्रभाकर सैल को समन किया था। प्रभाकर सैल पर दोपहर 2 बजे के बाद एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे, जहां करीब रात 10 बजे तक उनसे पूछताछ हुई है। फिलहाल ये जानकारी मिली है कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और आज के लिए भी प्रभाकर सैल को समन किया गया है, जिसमें प्रभाकर सैल ने तमाम वो जानकारियां एनसीबी को दी है, जिसमें उन्होंने एक हलफनामा के जरिए जो आरोप लगाए थे उसकी जांच जो है एनसीबी अब कर रही है। कि जो उनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें सत्यप्रकाश क्या बयान वही है या कुछ चेंजेस भी उसमें किए गए हैं प्रभाकर सैल द्वारा? क्योंकि लंबे समय तक प्रभाकर सैल जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से मीडिया से दूरी बनाए हुए थे, ना तो वो एनसीबी के सामने आए, ना वो पेश हुए और ना ही कोई जानकारी उन्होंने दी। बिल्कुल, देखिए प्रभाकर सैल ने सीधे तौर पर एनसीबी और समीर वानखेड़े दोनों पर आरोप लगाए थे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि एनसीबी ने जो अधिकारी हैं मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने 26 ऐसे बोगस केसेस बनाए हैं, जिनमें उन्होंने कुछ ड्रग्स प्लान किया, उसके बाद जो है गिरफ्तारी किया है। इस गिरफ्तारी के बाद जो है उनके साथ तमाम जो लोग काम पे हैं, जैसे वो गुलाबी हो या फिर डिसीजन हो, उन्होंने मिलकर जो है कहीं न कहीं वसूली का काम किया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने एक अहम मुद्दे पर बात करते हुए बताया कि समीर आर्यन खान के लड़के आर्यन खान को की रिहाई के तौर पर उन्होंने 25 करोड़ की डील रखी थी, जिसमें 18 करोड़ की डील फाइनल हुई थी, जिसमें 8 करोड़ रुपए देने थे समीर वानखेड़े को। इसके अलावा भी उन्होंने कहा था कि लोअर पैरोल में जो पूजा डेडलानी शाहरुख खान की मैनेजर ने जो डील की थी, उसमें सीसीटीवी जो है मुंबई पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें साफ तौर पर जी। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।